हेलो फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 29, जिसमें हम देख रहे हैं नेम स्पेसेस क्या होते हैं। नेम स्पेसेस को मैंने 2 वीडियोस में कवर किया हुआ है, ये उसका पार्ट 1 है। तो देखिए, सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस लैंग्वेज में आपने पढ़ी है हेडर फाइल्स। तो आप कैसे लिखते हैं? आप लिखते हैं हैश, फिर आप लिखते हैं इंक्लूड। ये आप अपने प्रोग्राम में जनरली ऊपर लिखते हैं। इसमें लिख दिया आपने stdio.h। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक फाइल है जिसका नाम है stdio.h। ये कोई और भी हो सकती है, conio.h, iostream.h। ये एक हेडर फाइल है क्योंकि इसका एक्सटेंशन क्या है? .h। तो ये एक हेडर फाइल है। हेडर फाइल क्या होती है? हेडर फाइल एक ऐसी फाइल है जिसमें आइडेंटिफायर्स के डिक्लेरेशंस होते हैं। जब मैं कह रहा हूं आइडेंटिफायर के डिक्लेरेशन होते हैं तो कई तरह के शब्द होते हैं जिनका डिक्लेरेशन होता है। यहां पे आप इसे डेफिनेशन से कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे stdio.h में printf फंक्शन का डिक्लेरेशन मौजूद है। डिक्लेरेशन मतलब सिर्फ प्रोटोटाइप, यानी फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स कितने और किस टाइप के पास होने हैं, ये जानकारी फंक्शन के डिक्लेरेशन में होती है। जबकि फंक्शन की डेफिनेशन यानी एक्चुअल कोडिंग उस फंक्शन की होती है किसी लाइब्रेरी फाइल में। देखिए, लाइब्रेरी फाइल अलग है और हेडर फाइल अलग है। तो हेडर फाइल की हम बात कर रहे हैं। हेडर फाइल में फंक्शंस का डिक्लेरेशन होता है, डेफिनेशन नहीं होती। इसी तरीके से कई और भी हेडर फाइल्स हैं और सभी के अंदर फंक्शंस के डिक्लेरेशन हैं, वेरिएबल्स के डिक्लेरेशन हैं, मैक्रोज बने हैं, या सी प्लस प्लस में कहें तो क्लासेस के भी डिक्लेरेशंस मौजूद हैं। तो एक हेडर फाइल में कई तरह के आइडेंटिफायर्स के डिक्लेरेशंस मौजूद होते हैं। तो कई लोगों को, जिन लोगों को ये गलतफहमी थी कि .h फाइल में फंक्शंस की कोडिंग होती है या डेफिनेशन होती है, तो वो गलत है। डेफिनेशंस होती हैं लाइब्रेरी फाइल में। हेडर फाइल में सिर्फ होता है डिक्लेरेशन। तो हम ये डिक्लेरेशन लिखते क्यों हैं? हम ये फाइल को इंक्लूड कराते क्यों हैं? इसीलिए कि जब हम अपने प्रोग्राम में उन फंक्शंस या उन वेरिएबल्स का या उन आइडेंटिफायर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनका डिक्लेरेशन इस फाइल के अंदर मौजूद है, तो वो फाइल का इंक्लूजन करना जरूरी है कंपाइलर के वास्ते। जब हम अपने प्रोग्राम में कहीं पर लिखते हैं printf, तो printf एक फंक्शन है। कंपाइलर को printf शब्द देखकर ये ना लगे कि ये एक अनडिफाइंड वर्ड है, बल्कि उसको ये पता हो कि ये चीज क्या है। इसीलिए उस शब्द का डिक्लेरेशन करना जरूरी है, वरना कंपाइलर देगा एरर। कंपाइलर क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि उसे उस शब्द का मतलब समझ में नहीं आ रहा जिसका इस्तेमाल आप अपने प्रोग्राम में कर रहे हैं। तो आप उस फंक्शन का डिक्लेरेशन करेंगे कैसे, या उस शब्द का डिक्लेरेशन करेंगे कैसे करेंगे? आप उस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे जिसके अंदर उस शब्द का डिक्लेरेशन मौजूद है। तो जब आप अपने प्रोग्राम में printf या scanf या cout, sin इनका इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब ऐसे शब्द हैं जिनके डिक्लेरेशन ऑलरेडी किसी हेडर फाइल में हो चुके हैं। वो अप्रोप्रिएट हेडर फाइल आपको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करनी होती है। तो उस फाइल की सारी लाइंस, यानी पूरा का पूरा कंटेंट, सारे डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स, ये सब कुछ आपके प्रोग्राम का हिस्सा बन जाते हैं, आपकी फाइल का हिस्सा बन जाते हैं। तो इससे कंपाइलर जब कंपाइल करता है उसके पहले ही ये सब कुछ हो चुका होता है, तो कंपाइलर को वो सारा कंटेंट भी दिखाई दे रहा होता है जो इस हेडर फाइल के अंदर मौजूद है। इसके कारण कंपाइलर को पहले डिक्लेरेशंस मिल जाते हैं, फिर आप जब उनका इस्तेमाल करते हैं, उन शब्दों को यूज करते हैं, तो कंपाइलर को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था। अब हमें नेम स्पेसेस का कॉन्सेप्ट देखना है। आइए देखते हैं। C++ में 32 बिट और 64 बिट कंपाइलर में या इन आर्किटेक्चर्स में एक मेजर चेंज ये किया गया है कि
जो डिक्लेरेशन करने की स्टाइल है उसको थोड़ा सा बदल दिया है। यहाँ पर भी हेडर फाइल्स होती हैं, लेकिन इन हेडर फाइल्स के अंदर सीधे सीधे डिक्लेरेशन लिखने की बजाय उन डिक्लेरेशंस को एक नेम दिया गया है। यानी मैं कुछ डिक्लेरेशंस करता हूँ, वेरिएबल का, फंक्शन का, क्लास का, या जो जो डिक्लेरेशन मुझे करने हैं मैं कर देता हूँ और इसको एक ग्रुप में रख देता हूँ और इस ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं, नेम स्पेस। नेम स्पेस जो है बेसिकली डिक्लेरेशंस का ग्रुप है। नेम स्पेस, नेम स्पेस एक कीवर्ड भी है और नेम स्पेस की मदद से मैं कोई भी नाम का नेम स्पेस बना सकता हूं। तो नेम स्पेस इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ डिक्लेरेशंस। जैसे मैंने लिखा नेम स्पेस माई स्पेस, तो माई स्पेस क्या है, इस ग्रुप का नाम। ठीक है, तो नेम स्पेस कीवर्ड लिखा, जो भी आपकी मर्जी है वो नाम इस नेम स्पेस का रख दीजिए और ये सारे के सारे डिक्लेरेशन कलेक्टिवली माई स्पेस ग्रुप के अंदर आते हैं। लेकिन ये सब आप लिख कहाँ रहे, ये आप अपनी सोर्स फाइल में भी लिख सकते हैं और किसी हेडर फाइल को बनाकर उसमें भी रख सकते हैं। यानी आप एक अलग से फाइल बनाएं जिसमें ये नेम स्पेस बनाएंगे और उसको .h एक्सटेंशन से सेव कर दीजिए, तो वो आपने एक हेडर फाइल बना ली जिसमें ये नेम स्पेस बन गया। तो फर्क क्या हुआ, पहले हेडर फाइल के अंदर डिक्लेरेशन बिना नेम स्पेस के डायरेक्टली लिखे जाते थे, यानी सीधे सीधे ये लाइंस लिखी जाती थी। अभी ये नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट आ गया। नेम स्पेस के कॉन्सेप्ट से फायदा क्या हुआ, अगर एक प्रोग्राम में दो अलग अलग फाइल्स जोड़ी जा रही हैं, हेडर फाइल्स जोड़ी जा रही हैं और दोनों हेडर फाइल्स के अंदर सेम नेम के फंक्शन का या वेरिएबल का डिक्लेरेशन हो चुका है सेम नेम के, तो फिर एम्बिग्युइटी हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है, नेम कोलिजन हो सकता है। एक ही प्रोग्राम के अंदर दो डिक्लेरेशन एक ही आइडेंटिफायर के, इससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो नेम कॉन्फ्लिक्ट ना हो, नाम सेम ना हो जाए, इसलिए नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट बहुत कारगर है। अब होगा ये कि अगर मैंने माई स्पेस नाम के इस नेम स्पेस में एक वेरिएबल का डिक्लेरेशन किया है इंट x, तो x एक ऐसा वेरिएबल है जो इस ग्रुप के अंदर है। मैं एक और नेम स्पेस दूसरी फाइल में बनाऊं या इस फाइल में बनाऊं, उसके अंदर भी मैंने कोई वेरिएबल x बनाया हुआ है, तो दोनों अगर एक ही प्रोग्राम में इस्तेमाल भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इस्तेमाल कैसे करते हैं वो अभी आगे देखेंगे, लेकिन जिन आइडेंटिफायर्स का डिक्लेरेशन हम कर रहे हैं उनमें नेम कॉन्फ्लिक्ट का इशू नहीं आएगा, क्योंकि वो अलग अलग नेम स्पेसेस को बिलोंग करते होंगे। तो ये तो थोड़ा सा ओवरव्यू था। नेम स्पेस इज अ कंटेनर फॉर आइडेंटिफायर, तो बिल्कुल क्लियर हो गया नेम स्पेस क्या है। कुछ नहीं है, कुछ एक कंटेनर की तरह है जिसमें आइडेंटिफायर्स का आप डिक्लेरेशन करते हैं। इट पुट्स द नेम्स ऑफ इट्स मेंबर्स in a distinct space so that they don't conflict with the names in other namespaces or global namespaces। यानी कि वही बात जो मैंने अभी आपको कही थी कि अलग अलग नेम स्पेसेस में सेम नेम के आइडेंटिफायर्स होंगे तो प्रॉब्लम नहीं जाएगी, क्योंकि उनका स्कोप अलग अलग है। तो ये हमको बहुत इंपॉर्टेंट लगता है पॉइंट। अब नेम स्पेस का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये बिल्कुल क्लास बनाने जैसा ही है। आप सबसे पहले जैसे क्लास कीवर्ड लिखते हैं उसकी जगह पर आप यहाँ लिख रहे हैं नेम स्पेस कीवर्ड। उसके बाद जो भी आप अपने नेम स्पेस का नाम रखना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे रखा हुआ है माई स्पेस, और उसके बाद करली ब्रैकेट से इसकी बॉडी बना दी है और जो भी डिक्लेरेशंस लिखने हैं इसके अंदर मैं लिखूंगा। पर एक चीज़ याद रखिए, जैसे क्लास में आखिरी में यहाँ सेमीकोलन आता है, नेम स्पेस में नहीं आता। ये कोई क्लास नहीं है, तो आप इसको क्लास नहीं मानिए। हाँ, सिंटेक्स काफ़ी कुछ सिमिलर लग सकता है, लेकिन ये लास्ट में सेमीकोलन नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेम स्पेस डेफिनेशन कभी भी फंक्शन के अंदर नहीं बनाई जाती, यानी इसका स्कोप हमेशा क्या होता है, ग्लोबल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कोई क्लास बनाते हैं या स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप फंक्शन के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं और बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं।
अंदर या बाहर डिफाइन करने पर इतना फ़र्क पड़ता है कि एक्सेसिबिलिटी में फ़र्क रहेगा। यानी अगर आप ग्लोबल स्कोप में बाहर अगर डिफाइन करते हैं तो वो ग्लोबली एक्सेसिबल होता है, और अंदर अगर डिफाइन करते हैं तो लोकली एक्सेसिबल होता है। तो अगर अपन कोडिंग के लिहाज से समझें तो हमें किस तरीके से करना होगा। मैंने जैसे एक फंक्शन बनाया मेन, और मेन फंक्शन के अंदर मैं कोडिंग कर रहा हूँ। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इसके अंदर मैं नेम स्पेस नहीं बना सकता, ये अभी हमने समझा है। मतलब आप ऐसा नहीं लिख सकते, नेम स्पेस और माई स्पेस मैंने बनाया और कुछ डिक्लेरेशंस इसके अंदर करना चाहे, दिस इज रॉन्ग, हम ऐसा नहीं कर सकते। सही क्या होगा, इसको अगर हम लिख रहे हैं तो इसे हमें बाहर लिखना होगा, यानी ग्लोबल स्कोप में। तो ये एक बड़ा अंतर आपको ध्यान में रखना है। यू कैन यूज एन एलियास नेम्स फॉर योर नेम स्पेस नेम फॉर ईच यूज। जब भी हम यूज कर रहे हैं तो हम चाहें तो नेम स्पेस को एक नया नाम दे सकते हैं, जिसको हम ऑल्टरनेटिव नेम या एलियास भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहीं पर भी इस्तेमाल करने के लिए मुझे लग रहा है कि ये नाम थोड़ा सा बड़ा है, मैं सिंपली लिख देता हूँ नेम स्पेस MS, और इसमें मैं माई स्पेस लिख देता हूँ। तो ये जो माई स्पेस नाम का नेम स्पेस बनाया गया है वो अब MS नाम से भी पहचाना जाएगा। तो ये एक तरीका होता है एलियास बनाने का। अच्छा, नेम स्पेस कोई क्लास नहीं तो इसका कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं बनेगा। तो जैसे आप, क्योंकि बहुत लोग इसको क्लास के साथ कंपेयर करते हैं, तो ठीक है क्लास के साथ कंपेयर करिए उसके सिंटेक्स में, लेकिन ध्यान रखिए ये क्लास नहीं है तो आप इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। यानी क्या नहीं करेंगे, माई स्पेस M, अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा लिख के हम M ऑब्जेक्ट बना लेंगे तो दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, अब अननेम्ड नेम स्पेसेस भी होते हैं। इसका मतलब एक ऐसा नेम स्पेस जिसका कोई नाम नहीं है। नॉर्मली हम इसको कम ही यूज करते हैं, लेकिन हम चाहें तो इस तरीके से भी नेम स्पेस बना सकते हैं। नेम स्पेसेस कैन बी एक्सटेंडेड। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए एक फाइल है file1.h, एक नेम स्पेस हमने यहां पर बना लिया है माई स्पेस नाम का, और उसके अंदर कुछ डिक्लेरेशंस भी कर दिए। अब मैं एक दूसरी फाइल बनाता हूं और उसके अंदर मैं नेम स्पेस माई स्पेस नाम से ही बना रहा हूं और उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स और फंक्शंस बना रहा हूं। तो अगर ये दोनों फाइल्स को मैं एक सेम प्रोग्राम में इंक्लूड करता हूं तो क्या दो माई स्पेस बन जाएंगे? कई लोगों को ये कन्फ्यूजन था, उनका ये कहना था कि यहाँ पर नेम कॉन्फ्लिक्ट का इशू आएगा क्योंकि दोनों जगह नेम स्पेसेस सेम, पर यहाँ ऐसा नहीं होता, बल्कि ये दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल माई स्पेस ही कंसिडर करेगा कंपाइलर, जिसके अंदर वो सारे डिक्लेरेशंस माने जाएंगे जो इस फाइल में थे और जो इस फाइल में थे। यानी आपने अगर नेम स्पेस को दोबारा उसी नाम से बनाया तो वो नया नहीं बनता, बल्कि जो पहले से माई स्पेस एक स्कोप बना हुआ है डिक्लेरेशंस का, उसी स्कोप में ऐड ऑन होते हैं ये डिक्लेरेशंस भी। तो एक ही माई स्पेस नाम का स्कोप बन रहा है जिसके अंदर ये सारे के सारे डिक्लेरेशंस मौजूद हैं। तो आप एक बार फिर अपने प्रोग्राम में अगर नेम स्पेस बनाते हैं और माई स्पेस नाम से ही बनाते हैं तो वो कोई नया स्कोप नहीं बनेगा, वो पुराना ही स्कोप होगा जिसमें कंटिन्यूएशन में ये डिक्लेरेशंस ऐड होते जा रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं नेम स्पेसेस कैन बी एक्सटेंडेड। नेम स्पेसेस के पार्ट 1 में इतना ही हम देखेंगे। अगले वीडियो में हम नेम स्पेसेस को और ज़्यादा प्रैक्टिकली समझेंगे कि प्रोग्राम में कैसे उसका इस्तेमाल करना चाहिए। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए। इस तरह के और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मेरी वेबसाइट को एक्सेस करना ना भूलें, www.mysirji.com। इस वेबसाइट पे आपको मेरे सारे यूट्यूब चैनल्स पे, मेरे एक से ज़्यादा चैनल्स हैं, उन सभी पे रखे हुए
वीडियोस के लिंक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मिल जाएंगे। तो अभी आपको वीडियो यूट्यूब पे ढूंढने में अगर दिक्कत जाती है तो आप जब इस साइट पे देखेंगे तो आपको बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में मिल जाएगी। इस साइट पे आपको C++, जावा, PHP, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS या प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज या कैंपस प्रिपरेशन, इन सभी के वीडियोस मिलते हैं, इन पे लिटरेचर मिलता है। तो और अच्छा, मैं इसको डेली अपडेट करता हूँ, डेली उसमें नया कंटेंट जुड़ता है, तो आप इसको विजिट करें, ये वर्थ होगा। तो यदि आपको अच्छा लगे और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको स्प्रेड ज़रूर करिए, आप इसको फेसबुक वॉल पे पोस्ट ज़रूर करें, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। और मेरा मकसद है कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये नॉलेज हम जितने लोगों तक पहुंचा सकें इसको पहुंचाना है। थैंक यू।